आरबीआई ने फिर एक बार दोहराया था कि वो खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने जा रहे हैं। अभी इसके चलन को लेकर ऑप्शन पर काम जारी है। हालांकि सरकार पिछले कुछ महीनों से क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ कार्यवाही की योजना बना रही है। अगर नया विधेयक कानून का रूप लेता है तो ये निवेशकों के लिए चिंता का विषय होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत क्रिप्टो करेंसी को अवैध बनाने वाली पहली बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। यहाँ तक कि चीन में भी इसे लेकर सजा का प्रावधान नहीं है। भारत में 70 लाख से अधिक लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी इंटरनेट पर चलने वाली एक वर्चुअल करेंसी है। बिटकॉइन के अलावा दुनिया में सैकड़ों अन्य क्रिप्टो करेंसी भी मौजूद हैं, जैसे कि रेड कॉइन, सिया कॉइन, सिस कॉइन, वॉइस कॉइन और मोनेरो। बिटकॉइन भी क्रिप्टो करेंसी है। इसे सतोशी नाकामोटो ने 2008 में बनाया था। हालांकि आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि सतोशी नाकामोटो कौन है। इसे पहली बार 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जारी किया गया था। इसको कोई बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती है। भारत में रिजर्व बैंक ने इसे मान्यता नहीं दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल करेंसी के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में लेन देन की इजाजत दे रखी है। यानी कि भारत में भी बिटकॉइन की खरीद फरोख्त हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी का मुनाफा काफी अधिक होता है। ऑनलाइन खरीदारी से लेन देन आसान होता है। क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई नियामक संस्था नहीं है, इसीलिए नोटबंदी या करेंसी के अवमूल्यन जैसी स्थितियों का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। साल 2009 में जब बिटकॉइन को लॉन्च किया गया था तब उसकी वैल्यू $0 थी। 2010 में भी इसकी वैल्यू $1 तक नहीं पहुंची, लेकिन आज एक बिटकॉइन का रेट करीब 45 लाख रुपए के करीब है। इसको लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है कि कितने भारतीयों के पास क्रिप्टो करेंसी है या कितने लोग इसमें व्यापार करते हैं, लेकिन कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि करोड़ों लोग डिजिटल करेंसी में निवेश कर रहे हैं और महामारी के दौरान इसमें बढ़ोतरी भी हुई है। बीते महीने आरबीआई और वित्त मंत्रालय कह चुके हैं कि वे भारत की खुद की डिजिटल करेंसी और उसके लिए कानून बनाने पर विचार करेंगे। सरकार केवल किसी प्रकार के लेन देन को एक लीगल टेंडर का दर्जा देगी, जो कि भारत की भारी जनसंख्या इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल लीगल टेंडर को जारी करना चुनौतीपूर्ण है। अगर आसान शब्दों में कहें तो आम लोगों तक इसे पहुंचाना एक बहुत बड़ा टास्क होगा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कानून बनाना आसान नहीं होगा। भारत में इसको लेकर कई चुनौतियां हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये आम चलन में इस्तेमाल होगी? क्या ये डिजिटल लीगल टेंडर होंगे या इनका आम जनता भी इस्तेमाल कर सकेगी? इसके अलावा देश के बैंकिंग सिस्टम के सामने मनी लॉन्ड्रिंग, डाटा प्रोटेक्शन जैसे कई मामले खड़े हो जाएंगे। लेकिन कोरोना काल में भारत में तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ी है, इसलिए इसी को लेकर उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। आरबीआई ने हाल ही में कहा था कि किसी देश की करेंसी उसका सोवरेन राइट है और ये किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। अब तक इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश सफल नहीं हो पाई है। इसलिए आरबीआई ने केंद्र सरकार को सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं से भी अवगत कराया है। आरबीआई ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को देश में इजाजत देने की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को बढ़ावा मिल सकता है। क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन में लेन देन करने वाले के नाम का पता नहीं लग पाता, इसीलिए इसका उद्देश्य देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। अभी हाल ही में आरबीआई के अधिकारी ने कहा था कि इसमें बहुत सारे कोड हैं और बहुत से ट्रांजैक्शन होते हैं। इसमें सोर्स का पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का नेचर बहुत जटिल होता है। आरबीआई के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय चलन के अनुसार इस तरह के ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग में काफी मुश्किलें आ सकती हैं। वास्तव में क्रिप्टो करेंसी में लाभ पाने वाले की पहचान करना और ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम है। क्रिप्टो करेंसी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने को लेकर केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है। देश में अभी प्रचलित सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और सिर्फ सरकार के पास ही इसे चलाने का अधिकार होगा। तो ये थी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ खास जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। नमस्कार।